ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों वैज्ञानिकों से ज्यादा दिमाग लगा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की क्षमता देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये निर्देश दे रखे थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का निधन हुआ तो पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर आया था उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की जिज्ञासा थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन अस्पताल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वे उनके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे रहस्यों से पर्दा उठाकर उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन से इस ब्रेन का एक लंबा सफर शुरू हुआ। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वे इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन अस्पताल की नौकरी से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट के पद से भी। आइंस्टाइन का ब्रेन, जिसे पहले ही डॉक्टर हार्वी चुराकर प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई तस्वीरें ली और फिर इसे 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हर टुकड़े को अलग अलग जार में संरक्षित करके अपने लॉकर में छुपा दिया। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी पत्नी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी पत्नी अक्सर ये धमकी देती थी कि वह इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी को तलाक लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैनजास के शहर विचिटा चले गए, जहां वे एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहां वे अपने खाली समय में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी किया करते थे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग नौकरियां छोड़कर कई शहरों में ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल बीत चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। तभी उन्होंने सोचा कि वो उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिक की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडी पब्लिश की। इनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन सामान्य इंसानों के ब्रेन से काफी अलग था। सबसे बड़ा अंतर ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामक हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसान का ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे शरीर के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, आकारों को पहचानना, आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कीबोर्ड या मोबाइल फोन पर कुछ टाइप कर रहे हैं। इस दौरान आपके दोनों हाथ टाइपिंग में व्यस्त है। कुछ अक्षर आपका दाहिना हाथ टाइप कर रहा है और कुछ बायां। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक गलती हुई तो आपने तुरंत अपने राइट हैंड का उपयोग करके उस गलती को ठीक किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके राइट ब्रेन से गलती हुई
तो उसने लेफ्ट ब्रेन को तुरंत सिग्नल देकर वह गलती ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का यह हिस्सा सामान्य इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही समय में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और परिस्थितियों की कल्पना कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी सामान्य इंसानों से काफी अलग था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो का मतलब है कि उनकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा मजबूत थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बिना पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सुलझाने की क्षमता रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने का एक और कारण भी रिसर्च पेपर में बताया गया। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि सामान्य इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से उनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें बदलाव आया। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को याद करने की शक्ति काफी कम थी, यहाँ तक कि उन्हें सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होता था। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के माहिर थे, न कि उन्हें रटकर याद करने के। स्कूल के दिनों में बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस ही वो 2 सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर्स सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके घर भूल गई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन ने वह पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मात्र 14 साल की उम्र में ही वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के माहिर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि जब वे क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो टीचर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के ज्यादातर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी उम्र में ही वह इस ब्रह्मांड के नियमों को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और इसी वजह से उन्हें पीएचडी की डिग्री और महान योगदान के रूप में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन की थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरा है। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके जन्म के बाद ही स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उन्हें अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वे खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से विकसित होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में स्थित मट्टर म्यूजियम में मौजूद है, जिसे बड़ी सुरक्षा के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में।